Hello student, this is Fazan sir. I am going to start class 12th biology, chapter 5, principle of inheritance and variation. This is my 10th lecture from this chapter. Before it, in lecture 1 to 9, we are complete this chapter and also discuss about sum numerical. Now today lecture we are discuss the sum and CRT numerical which are given in your book, and this type of numerical mostly repeated in your board examination. ऐसा देखा गया है मोस्टली जो बायो साइड के स्टूडेंट होते हैं उनका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा वीक होता है और उनको न्यूमेरिकल से डर लगता है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल आपके हैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री बेस्ड पे नहीं है, ये न्यूमेरिकल बायोलॉजी के न्यूमेरिकल हैं और हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे माइंड में थ्योरी क्लियर है। तो यहाँ आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा इसका एक बेनिफिट और भी है, अगर आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए, मान लिया आपके पास थ्योरी है और ऑप्शन है न्यूमेरिकल का, अगर आपने इसके जगह थ्योरी न करके न्यूमेरिकल को टच किया तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और इससे क्या होता है आपको अच्छे स्कोर करने में हेल्प मिलता है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल होते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर देख लीजिए, चाहे वो नीट का हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं और अगर आपने इसको एक बार ध्यान समझ लिया तो उसको आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल जैसे यहाँ लिखा गया है, यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर वर्क आउट the distribution of phenotype features in the first philia generation after a cross between a homozygous female and heterozygous female for a single locus। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को एक पुनेट स्क्वायर बनाना है जिसमें हम लोग को वर्कआउट करना है बिटवीन द होमोजाइगस फीमेल और हेट्रोजाइगस मेल के बीच। अब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम लोग को ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट करने हैं जिसमें मेल जो हमारा वो हो हेट्रोजाइगस। इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर कंटेनिंग गैमेट। सेकंड, female may be homozygous type। Homozygous means type of gamete in which both allele are same, such as small t, small w, capital T, capital R, small r। These are the homozygous allele। Now capital T, capital R, small r, capital W, small w, capital Y, small y। These are the heterozygous allele। होमोजाइगस एलील वो होते हैं जहाँ पे कि दोनों ही जो जीन हैं, जो दोनों एलील हैं, दोनों क्या हों, आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों। वो डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव था। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस मतलब क्या हो गया, हेट्रोजाइगस एलील वो एलील होते हैं जहाँ पे दोनों ही जो जीन हो वो एक दूसरे से अलग मतलब वेरिएशन शो करें। कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो ये हमारा हो गया हेट्रोजाइगस मेल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग को हेट्रोजाइगस मेल लेना है और होमोजाइगस फीमेल लेना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग गिनिया पिग का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हम लोग कैटल का भी एग्जाम्पल ले सकते थे जो हम लोगों ने देखा था कोडोमिनेंसी में। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, कोडोमिनेंसी केस में जब हम लोग हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल ले रहे थे तो वहाँ पे जो इंडिविजुअल आ रहा था उसके बॉडी के ऊपर क्या दिख रहे थे, हम लोग को स्पॉट दिख रहे थे। उसकी बॉडी के अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हो रहे थे कोडोमिनेंसी के बेस पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे गोनिया पिग के ऊपर। गोनिया पिग में क्या होता है कि जो कैपिटल बी वाले जो पिग होते हैं वो भी ब्लैक दिखते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल बी स्मॉल बी वाले पिग होते हैं वो भी क्या दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या लिया, एक कैपिटल बी स्मॉल बी ले लिया जो कि हेट्रोजाइगस मेल था।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दे आर ब्लैक पिग। और सेकंड होमोजाइगस फीमेल, अब यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल बी, ये क्या होगी, वाइट हो जाएगी, ये वाइट पिग होगी फीमेल। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग को पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे ले लिया हमने स्मॉल बी। अब इसके अकॉर्डिंग ये हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन, दिस इज पेरेंटल जनरेशन। दिस पेरेंटल जनरेशन डेवलप देयर गैमेट, दिस इज इट्स गैमेट। तो ये वाला क्या करेगा, जो हमारा हेटेरोजाइगस मेल होगा वो तो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएगा। अगर ये मेल है तो क्या बनाएगा, ये स्पर्म बनाएगा। तो ये जो स्पर्म बन रहे हैं यहाँ पे, दो अलग कैरेक्टरिस्टिक कंटेनिंग स्पर्म होंगे, एक के पास क्या होगा, कैपिटल बी जीन होगा, एक के पास स्मॉल बी जीन होगा। दूसरा ये फीमेल है, तो फीमेल के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, वाइट फीमेल लिया। अब इसके जो गैमेट बनेंगे दोनों गैमेट एक आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि ये फीमेल कैसी है, होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब दोनों ही जीन यहाँ पे सेम है, इसलिए यहाँ पे जो एक सेल बनेगा वहां दोनों ही सेम रहेगी, कि स्मॉल बी वाला रहेगा। अब इसको हम लोग चाहें तो डायरेक्ट वर्कआउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने को जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है कि हम लोग को पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। डायरेक्ट वर्कआउट करने को बोल रहा है, जैसा मेंडल क्रॉस में हमने क्रॉस कराया था वैसा पूछ रहा है, या ये पूछ रहा है कि हम लोग पुनेट स्क्वायर के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये दिस इज आवर पुनेट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दीज आर द मेल गैमेट, कैपिटल बी स्मॉल बी इधर रख दिए, दीज आर द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इधर शो कर देंगे और मेल गैमेट यहाँ शो कर देंगे। अब क्या होगा, इनके बीच क्रॉस कराएंगे, कैपिटल बी यहाँ से आ जाएगा, स्मॉल बी यहाँ से आ जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। सेकंड केस में सेकंड कॉलम के अंदर स्मॉल बी यहाँ से आ जाएगा, दूसरा स्मॉल बी यहाँ से आ जाएगा, इट मीन्स स्मॉल बी। थर्ड कॉलम में कैपिटल बी यहाँ से ऊपर से आ जाएगा, स्मॉल बी यहाँ से आ जाएगा, अब कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। फोर्थ ब्लॉक में स्मॉल बी कम्स फ्रॉम हियर एंड सेकंड स्मॉल बी कम्स फ्रॉम हियर। इस तरह से हमारा पुनेट स्क्वायर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो गैमेट आ रहे हैं उसके बेस पे कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल बी क्या है, एक डोमिनेंट जीन है। अब डोमिनेंट जीन क्या शो करेगा, वो शो कर देगा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, डार्क ब्लैक कलर के होंगे। सेकंड स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, इसके बेस पे क्या आ जाएगा, हमारा व्हाइट कलर आ जाएगा। तो ये जो कैपिटल होगी हमारी व्हाइट कलर की हो जाएगी, ये व्हाइट कलर पिग हो जाएगा। अब हम लोग को बताना है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हमारा क्या आएगा F1 जनरेशन में। ये हमारा क्या था, पेरेंटल जनरेशन था, ये हमारा क्या था, गैमेट बन गया। हमने क्या किया, पुनेट स्क्वायर बना लिया। अब इस पुनेट स्क्वायर के बाद हमारा क्या आ गया, ये दिस इज आवर F1 जनरेशन, ये हमारा F1 जनरेशन आ गया। अब इसके बेस पे हम लोग को बताना है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हमारा क्या आने वाला है। तो फिनोटाइप मीन्स विजुअल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बाहर देखने में कैसा दिख रहा है, ये दोनों ब्लैक दिख रहे हैं, ये दोनों हम लोग को व्हाइट दिख रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें 2:2, अब 2:2 को हम लोग कैसे ले सकते हैं, 2:2 को हम लोग लिख सकते हैं 1:1। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, 1:1 आएगा। इस तरह से हमारे पास फिनोटाइप रेशियो हमारा आ गया 1:1, वेयर 1 इज ब्लैक एंड सेकेंड 1 इज व्हाइट। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड अब देखते हैं जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा। जीनोटाइप इन F1 जनरेशन, जीनोटाइप मीन्स टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों जीन एक जैसे हैं, यानी एक हो गया। ये स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये दोनों जीन एक जैसे, यानी ये भी क्या हो गया, हमारा एक माना जाएगा। तो जीनोटाइप रेशियो भी क्या आएगा हमारा, जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 ही आएगा। अब इसके बेस पे कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी हमारा हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, हाउ सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन, वर्क आउट अ क्रॉस। हम लोग को एक क्रॉस के थ्रू ये शो करना है
कि ह्यूमन स्पीसीज के अंदर सेक्स किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ह्यूमन स्पीसीज के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स आर प्रेजेंट, वन इज मेल अदर इज फीमेल, एंड मेल आर heterozygous while female are homozygous. Heterozygous means it consists of X and Y gamete, while female homozygous it means it consists of XX type of gamete. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो मेल होगा हमारा XY के बेस पे दे आर प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, वन इज X अदर इज Y. अब यहाँ पर इनके स्पर्म बनेंगे, एक स्पर्म के पास क्या होगा X क्रोमोसोम्स कंटेनिंग गैमेट होंगे, दूसरे के पास Y क्रोमोसोम्स कंटेनिंग गैमेट होंगे. अब यहाँ पे फीमेल गैमेट बात कर लेते हैं. ये क्या है होमोजाइगस है, यानी यहाँ पे क्या है दोनों ही इक्वल टाइप के हैं. तो यहाँ पे दो एक सेल बनेगी. अब इस एक सेल में क्या होगा, दोनों के पास XX कंटेनिंग गैमेट ही होंगे, मतलब कि जो दोनों गैमेट होंगे वो एक जैसे होंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा. अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके बीच हम लोग वर्कआउट करा के देखते हैं. जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, if X chromosomes containing male gamete are fused with female gamete, they produce XX, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी X है, दूसरा X ये मिला, तीसरा X ये मिला, तो एक बार XX ये हो गया. इसको येलो कलर से हम लोग शो कर दें, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक को सबको येलो कर देते हैं. तो यहाँ पे एक X और दूसरा ये X आ गया फीमेल से, यहाँ पे एक X मेल से आ गया, दूसरा X आ गया फीमेल से. तो ये हमारा जो अब ये चाइल्ड आएगी एक्स के वजह से गर्ल हो गई, एक्स की वजह से गर्ल हो गई. अब यहाँ पे सेकंड, अगर हमारा वाई क्रोमोसोम्स कंटेनिंग गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, तब क्या होगा, यहाँ पे वाई गैमेट आ रहा है, तो वाई गैमेट के साथ जब एक्स गैमेट फ्यूज करेगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम्स आएंगे, और यहाँ पे भी एक्स वाई क्रोमोसोम्स आएंगे. तो उसके वजह से जो चाइल्ड लगा वो क्या होगा, बॉय होगा. यहाँ पे भी क्या होगा, वो बॉय होगा. इस तरह से हमने वर्कआउट करा लिया. अब इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे. आंसर लिखने के लिए इसको हम इस तरह से राइट करेंगे, इन केस ऑफ ह्यूमन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्स आर प्रेजेंट, वन इज मेल अदर इज फीमेल. मेल आर हेट्रोजाइगस एंड फीमेल आर होमोजाइगस. हेट्रोजाइगस मेल प्रोड्यूस द टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, वन इज एक्स अदर इज वाई. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन केस ऑफ मेल, दे आर कैपेबल टू डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. It means that the sex are completely determined by the male partner in case of human, because they consist of two different type of sex. अब इसमें क्या बोला कि इसको समझ लेते हैं. इसमें बोला ये गया है कि ह्यूमन स्पीसीज में मेल और फीमेल दो होते हैं. मेल क्या होता है, हेट्रोजाइगस होता है, फीमेल हमारी होमोजाइगस होती है. मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं. अब XY क्रोमोसोम्स के बेस पे क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप गैमेट बनाता है. एक होता है हमारा X, दूसरा होता है हमारा Y. अगर मेल का X क्रोमोसोम्स फ्यूज करता है, X क्रोमोसोम्स कंटेनिंग गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो क्या होता है, फीमेल चाइल्ड बनती है. अगर मेल का Y क्रोमोसोम्स कंटेनिंग गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो हमारा बॉय बनता है. इट मीन्स दैट बॉय जो होगा हमारा वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, मतलब कि जो मेल है वो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटर्मिनाइन करने के लिए किसी भी पर्सन के अंदर. अब इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब भी किसी दो कपल के बीच क्रॉस हो रहा होगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड. इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं. तो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, सेक्स डिटरमाइन कर रहा है हमारा मेल. अब मेल में क्या है कि इसके पास ये अलग होगा बीच से, तो कुछ के पास ये चला जाएगा, कुछ के पास Y चला जाएगा, कुछ के पास X चला जाएगा. यानी कि 50% मेल गैमेट ऐसे होंगे जहाँ पे X क्रोमोसोम्स कंटेनिंग मेल गैमेट होगा, और 50% गैमेट ऐसे होंगे जहाँ पे Y क्रोमोसोम्स कंटेनिंग गैमेट होगा. इट मीन्स दैट देयर आर 50% चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, 50% चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट. जैसा हमने यहाँ पे शो किया, 50% हमारा गर्ल आ सकती है, 50% हमारे बॉय आ सकते हैं. इसका मतलब जब भी कोई क्रॉस हो रहा होता है या जब भी कोई चाइल्ड बर्थ कर रहा होता है तो उसमें बॉय और गर्ल की इक्वल चांसेस होती है फॉर्मेशन की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई,
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट कैन बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे उसके पास हेट्रोजाइगस है, वो टोटल 4 लोकाई पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस, उससे कितने तरह गैमेट प्रोड्यूस होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, द नंबर ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस विल बी 2 के पावर n, वेयर n is the number of loci, where given that n is equal to 4, so 2 के power n is equal to 2 is equal to 2 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, it means 16. Total 16 gamete are produced. अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये होते हैं कि आखिर लोकाई क्या चीज़ है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब the types of organisms in which a pair of chromosomes are present, जहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। तो डिप्लॉयड कौन है? डिप्लॉयड हमारे इन्वायरमेंट में मोस्टली जो भी स्पीसीज होती है मोस्टली डिप्लॉयड ही होती है। जैसे हम लोग भी क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। इन द सेम वे पी प्लांट की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे टोटल हमारे पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। इस तरह से अगर क्रोमोसोम्स का पेयर पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब ये बोल रहा है जो 4 लोकाई, अब इस लोकाई का मतलब क्या हुआ, लोकाई मतलब लोकेशन। जैसे हम लोगों ने बात किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो बहुत से बच्चों ने पूछा हमसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस आखिर में है क्या। तो मोनो मतलब ये होता है कि जब हम लोग एक सिंगल एलील कैरेक्टरिस्टिक को लेके क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अगर हमने क्या किया, किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक कंटेनिंग एलील के बीच क्रॉस कराया उसको बोला जाएगा मोनो हाइब्रिड। ये होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल एक लोकेशन पे जीन प्रेजेंट है। अब ये कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अ, इसको समझ लेते ये है क्या, दिस इज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ होमोजाइगस एलील एट 1 लोकाई। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है। अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कर दें क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हेट्रोजाइगस फॉर 1 लोकाई। ठीक है, अगर 2 लोकाई बोले तो 2 लोकाई के बेस हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये क्या हो गया हमारा हेट्रोजाइगस एट 2 लोकाई। अगर हम लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक ले लें, 3 गैमेट ले लें, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू, अगर हम लोगों ने 3 एलील सिलेक्शन किया तो क्या हो जाएगा, वो 3 लोकाई हो जाएगा। अगर हम लोगों ने टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो हमारा 4 लोकाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विथ 4 लोकाई, मतलब जो भी हमारे पास एलील हैं वो सब के सब क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। इट मीन्स दैट दे आर अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, हियर कैपिटल टी, हियर स्मॉल टी, हियर कैपिटल वाई, हियर स्मॉल वाई, हियर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इस तरह से जो हमारे जीन आएंगे, जो हमारे जीन अपीयर हो रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, हेट्रोजाइगस हो गए। अब अगर सिंपल विदाउट एनी फॉर्मूलाज को सॉल्व करने का हम लोग देखें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका इसका ये है, अगर हम लोग बात करते थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जब हम लोग गैमेट बनाते थे, गैमेट हम लोग डायरेक्ट बना लेते थे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, केवल एक ही एलील है। तो एक सिंपल गैमेट हमारा बनेगा कैपिटल टी या स्मॉल टी बन जाएगा। इन द सेम वे हम लोग क्या कर रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चन में एक्स और एक्स वाई लेके चल रहे थे। अब इनके गैमेट क्या थे, सिंपल गैमेट बन जा रहे थे, एक गैमेट एक्स दूसरा गैमेट एक्स, और मेरे केस में एक गैमेट एक्स दूसरा गैमेट वाई, ये स्पर्म हो गया, ये एग हो गए। तो इस तरह से क्या होता था कि केवल 2 गैमेट बनते थे। अगर किसी एक लोकेशन पे एलील प्रेजेंट है तो क्या होगा, 2 गैमेट बनेंगे। अगर 2 लोकेशन पे होगा तब कितने गैमेट बनेंगे, इसको देख लेते हैं। 2 के बेस हम लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर,
और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दो गैमेट ले रहे थे। इनका हम लोग क्या कर रहे थे, ये दो कैरेक्टरिस्टिक ले रहे थे, इनका हम लोग गैमेट बना रहे थे। तो गैमेट यहाँ पे क्या बन रहे थे, यहाँ पे गैमेट हमारे टोटल 4 गैमेट बन रहे थे। अब वो 4 गैमेट कैसे बन रहे थे, क्योंकि सिंपली हम लोग यहाँ पे पुनेट स्क्वायर के थ्रू इनके गैमेट बना लेते थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस तरह से हमारे पास टोटल 4 गैमेट आ रहे थे। जब हम लोग सेकंड जनरेशन देख रहे थे F2 जनरेशन, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, फिर से पुनेट स्क्वायर बना रहे थे। अब बनाने के बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनके बीच क्रॉस करा के हम लोग को टोटल 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट मिल जा रहे थे। अब अगर ये 6 होगा, अगर हमारे पास यानी कि 3 एलील होंगे, तो क्या होगा, हमारे पास टोटल 8 चांसेस बनेंगी। इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर ये टोटल हमारे पास 8 हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डब्लू, तो अब इसके गैमेट कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम लोग। इसके गैमेट डिजाइन करने का तरीका ये है कि कैपिटल वाई आगे लिखा कैपिटल आर, फिर आगे क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्लू, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरह से इन 8 को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल डब्लू, 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 कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल डब्लू। इस तरह सभी सेम आएगा, क्योंकि हमने एक सेम कैरेक्टरिस्टिक कंटेनिंग एलील लिया था। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 लोकाई, तो 4 लोकाई में क्या करेंगे हम लोग, 4 लोकाई के बेस पे कैरेक्टरिस्टिक आगे और ले लिए, कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी। अब इसके लिए क्या होगा, इसमें बस आगे इसको बढ़ा देना है। अब जो डब्लू बचा हमारा यहाँ पे, कैपिटल बी फिर कैपिटल बी 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 कैपिटल बी। अब इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल वाई इस कैपिटल आर कैपिटल डब्लू कैपिटल बी। अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। In this way we are found a total 6 chances of allele, 6 chances of gamete. So in this way we can easily find out the number of gamete which are synthesized by the a diploid organism that consists of heterozygous individual at 4 loci। अब वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 4 लोकाइस है, अगर 4 लोकस है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास टोटल 16 डिफरेंट टाइप की चांसेस बनेंगी। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं और कितने तरह के उनसे नए तरह के ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस विल बी 2 के पावर n। अब 4 लोकाई बोल रहा हो, 5 लोकाई बोल रहा हो, 6 लोकाई बोल रहा हो, 8 लोकाई बोल रहा हो, या जितने भी लोकाई बोल रहा हो, तो उसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं किसी एक क्रोमोसोम पे क्या होता है, जो जीन होते हैं वो 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 2 के पावर 100 कर दिए, 2 के पावर 150 कर दिए, 2 के पावर 1000 कर दिए, और डायरेक्ट क्या किया, इसको सॉल्व कर लिए। तो हम लोग को नंबर ऑफ गैमेट मिल गया कि कितने तरह गैमेट बनेंगे, और फिर उनसे कितने तरह के ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आई डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 heterozygous parents are crossed. If 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotype features in F1 generation of a dihybrid cross? इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट आपस में क्रॉस करते हैं, जहाँ पे 2 लोकाई मतलब कि 2 एलील पोजीशन है, और 2 एलील पोजीशन में 2 अलग अलग तरह के गैमेट हैं, और वो क्या है, लिंक्ड हैं, दे आर लिंक्ड। व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा
फिनोटिपिक फीचर F1 जनरेशन में वो लोग क्या शो करेंगे अगर वो डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होगा वो पेयर फॉर्म में होगा। अब इसको देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे मॉर्गन ने दिया था। और इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन थ्योरी समझ नहीं आया, मॉर्गन कॉन्सेप्ट क्या था। तो उसको फिर से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं और सिंपल तरीके से देखते हैं कि आखिर उसका मेन कॉन्सेप्ट था क्या। उसको समझने के लोगों को पहले समझना होगा कि मियोसिस क्या होता है। अब मियोसिस के ऊपर बच्चे वर्क नहीं करना चाहते, उन्हें सब पका पकाया चाहिए, तो यहाँ इसको बता देते हैं कि मियोसिस होता क्या है। तो मियोसिस क्या होता है कि सेल डिवीजन की एक स्टेज है। माइटोसिस और मियोसिस दो तरह की प्रोसेस होती है। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस डिवीजन होता है। अब मियोसिस डिवीजन का एक रूल है कि जब भी मियोसिस होता है तो जो क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं, क्रोमोसोम्स पहले क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, अपने आप को डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद इनके बीच क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। जैसे कि ये हमारा हो गया एक सिंपल क्रोमोसोम्स हो गया, ये मान लिया एक कोई सेल है हमारी, जहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स हैं। अब ये थ्रेड क्या करेगा, जब रेप्लिकेशन को करना होगा, जब सेल डिवीजन करना होगा तो अपने अमाउंट को डबल करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एक सिंपल वाला था। अब जब इसको डिवीजन करना होगा तो क्या करेगा, अपना अमाउंट डबल करेगा अमाउंट। तो ये हमारा अमाउंट डबल हो गया। अब डबल करने के बाद ये क्रोमोसोम जब मियोसिस डिवीजन कर रहे होते हैं तो इनके बीच एक क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, मतलब कि जिनकी पोजीशन सेम रहती है, पोजीशन नंबर 1 वाले, पोजीशन नंबर 2 वाले, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, ये सब क्या होते हैं, आपस में दूसरे से अपने गैमेट का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ करेगा, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ करेगा, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ करेगा। अब जब गैमेट का एक्सचेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब एक्सचेंज हो रहा होता है तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जीन होती हैं तो उनका एक्सचेंज होगा। लेकिन अगर वो जीन बहुत ज़्यादा पास पास में है, अगर एकदम नज़दीक है, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारी दो जीन है, एक कैपिटल बी है, एक कैपिटल डब्लू है, कैपिटल बी है, कैपिटल डब्लू है। इसको यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या किया। जैसा क्वेश्चन बोला गया डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो डाइहाइब्रिड के बेस पे हमने क्या किया, एक इंडिविजुअल ले लिया जहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में है। उसका क्या बोल रहा है, 2 लोकाई, मतलब कि 2 लोकेशन पे हम लोग को गैमेट लेना है, एक लोकेशन पे जीन लेना है। तो पहला जीन हमारा हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी, दूसरा जीन हमारा क्या हो गया, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो हमने क्वेश्चन अकॉर्डिंग ले लिया। अब ये बोल रहा है कि उनके फिनोटाइप रेशियो क्या हो सकते हैं F1 जनरेशन में आफ्टर द क्रॉस। और अगर वो लिंक्ड है एकदम ज्यादा पास पास में, जैसा पहले कहा गया है वेरी क्लोजली लिंक्ड जीन, अगर ये जीन बहुत ज्यादा नजदीक है, एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, तो जब भी क्रोमोसोम्स का एक्सचेंज होगा, जैसे हम यहाँ पे ये सेगमेंट शो कर रहे हैं, ये मान लिया एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। अब क्रॉसिंग और कहाँ होगी, इसके और इसके बीच होगी। तो जब भी एक्सचेंज हो रहा है ये वाले के बीच और ये वाले के बीच, तो जो सेगमेंट जाएंगे एक्सचेंज होंगे वो पूरे पूरे बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी, यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी और स्मॉल डब्लू। तो जब क्रोमोसोम्स एक्सचेंज हो रहा होगा तो कैपिटल बी और कैपिटल डब्लू यहाँ आ गया, स्मॉल डब्लू यहाँ चला गया, लेकिन कोई नई कॉम्बिनेशन नहीं बनी। वही चीज यहाँ शो की गई, जैसे लिया गया है कैपिटल डब्लू, कैपिटल बी स्मॉल डब्लू। अब ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हो गए, जहाँ पे हमारे पास टोटल 2 लोकाई है, जहाँ पे टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो जीन हमारा है ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा पास पास में है। तो जब क्रोमोसोम्स एक्सचेंज करेगा, जब क्रोमोसोम ब्रेक करेगा, तो पता चला यहाँ टूट गया, यहाँ टूट के यहाँ पर आ गया, या मान लीजिए टूटा तो एक साथ दोनों टूट गए, मतलब कि कैपिटल बी कैपिटल डब्लू ब्रेक किया, इस पे आ गया, स्मॉल बी स्मॉल डब्लू ब्रेक किया, इस पे आ गया।
लेकिन क्या हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल बी और कैपिटल डब्ल्यू आपस में ब्रेक कर रहा हो, मतलब कि ये चांस नहीं आई कि कैपिटल बी स्मॉल डब्ल्यू के साथ बॉन्डिंग बना लिया हो और हमारा स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू के साथ बॉन्डिंग बना लिया हो। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों जीन जो हैं बहुत ही ज़्यादा पास पास में हैं। जैसे कि ये जो हम लोग बात करें जीन की, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनका जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो इनके बीच जो गैप है बहुत ही कम गैप है। तो इससे क्या होगा, जब भी ब्रेक करेंगे तो एक साथ ब्रेक करेंगे। तो जब एक साथ ब्रेक करेंगे तो इनके अंदर कोई नए जनरेशन नहीं है, मतलब कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जब भी होगा तो वो पेरेंट जैसा ही दिखेगा, या तो उसके पास कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू होगा या स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू होगा। इस केस में क्या होगा, कोई भी हम लोग को रिकम्बिनेंट टाइप कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट दे ऑल आर सेम एज देयर पेरेंट। अब इसमें से कुछ चाइल्ड ऐसे होंगे जिनके पास कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ चाइल्ड ऐसे होंगे इनके पास स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू वाला कैरेक्टरिस्टिक होगा। लेकिन मॉर्गन ने क्या बोला, मॉर्गन ने लिंकेज कॉन्सेप्ट दिया। लिंकेज कॉन्सेप्ट में क्या था, वो यहाँ से ही आएगा। उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट ये दिया कि अगर क्रोमोसोम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा पास पास हैं, तो उनके बीच रिकम्बिनेंट नहीं बनेगी, क्योंकि वो क्या है, आपस में ब्रेक करेंगे ही नहीं। जब भी ब्रेक करेंगे तो एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, तो उस समय क्या होगा, हमारे पास रिकम्बिनेंट नहीं बनेगा। सेकेंड केस हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं मॉर्गन वाला ही। तो मॉर्गन ने क्या बताया, मॉर्गन ने लिया था येलो बॉडी और वाइट आई। ये दोनों जीन जो थे थोड़ा ज्यादा थोड़ा दूर पे प्रेजेंट थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा के अंदर। अब उसके बेस पे ब्राउन बॉडी और रेड आई के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। तो जब वो क्रॉस करा रहे थे, क्रॉस कराने के बाद अगर मान लो कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो हमारी फ्रूट फ्लाई थी, जब उसने क्रॉस किया, एक फ्लाई कैसी थी जिसका बॉडी येलो कलर का, जैसे हमारी येलो बॉडी दिख रही है, ठीक है, और उनकी आई कैसी थी, रेड कलर की थी। दूसरा क्या था, दूसरा था ब्राउन बॉडी वाला, मतलब पूरी बॉडी उसकी ब्राउन कलर की थी और उसकी आई कैसी थी, रेड कलर की थी। ये दो तरह के इंसेक्ट थे। अब उसमें से एक मेल था, एक फीमेल थी। अब जब इनके बीच क्रॉस हुआ, तो क्रॉस होने के बाद मान लो इनके 100 एग प्रोड्यूस हुए। अब उससे 100 इंसेक्ट बाहर आएंगे। अब जो 100 इंसेक्ट आ रहे थे उसमें से जो 98 से 99% तक, मतलब 98 चाइल्ड या 99 इंसेक्ट जो थे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे। मतलब जो उनके बॉडी कलर था वो कैसा था, येलो बॉडी वाइट आई, या तो वो येलो बॉडी वाइट आई के थे, और दूसरे क्या थे, या ब्राउन बॉडी और रेड आई। लेकिन एक दो ऐसे इंसेक्ट मिल जा रहे थे जिनके पास क्या था, बॉडी येलो थी और रेड आई था, बॉडी ब्राउन थी और वाइट आई था। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें हो ये रहा है कि ये जो जीन है ये आपस में ब्रेक कर रहा है। अब ब्रेक करने के बाद कैपिटल वाई वाला डब्ल्यू प्लस के साथ चला जा रहा है और कैपिटल वाई प्लस वाला डब्ल्यू वाले साथ चला जा रहा है, जिससे कि जब जो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे लोग को एक दो इंसेक्ट ऐसे मिल रहे हैं जिनके पास कैरेक्टर का मिक्सिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर जीन पास पास है तो उनके बीच रिकम्बिनेंट कम बनेगा। उन्होंने क्या बोला, रिकम्बिनेंट कितने बन रहे हैं, 1.3% को रिकम्बिनेंट मिला था जब उनके जीन पास पास थे। सेकंड केस में जब जीन दूर दूर हो पे होंगे, तो दूर दूर पे होने पे वजह से क्या होगा, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी। यहाँ देखते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स जो डिस्टिंक्टली लोकेटेड हैं, तो इसमें लॉट ऑफ चांसेस में क्या होगा, ये ब्रेक करके यहाँ चला जाएगा और ये ब्रेक करके यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कैपिटल डब्ल्यू वाला इधर आ जाएगा और डब्ल्यू वाला इधर चला जाएगा। तो जो हमारा नया कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एम और डब्ल्यू प्लस और एम प्लस और डब्ल्यू, ये हम लोग को नए तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। अब इसमें क्या देखा गया, इसमें ऐसा लिया गया कि एक जो था हमारा मिनिएचर विंग्स था, मतलब कि उसकी जो विंग्स थी छोटी थी, छोटे पर थे, और आई कैसी थी, वाइट आई थी। दूसरा वाला जो इंसेक्ट था वो उसके पास क्या था, उसके पास आई रेड कलर की थी और उसका विंग्स क्या था, बड़ा था। अब इनके बीच क्रॉस करा के देखा गया, तो जब क्रॉस उन्होंने कराया तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनको ज़्यादा अमाउंट में मिल गया पेरेंटल रिकम्बिनेंट टाइप, और पेरेंटल टाइप उससे थोड़ा कम मिला। लेकिन जो पेरेंटल टाइप होता है, पेरेंटल टाइप ऑलवेज मोर देन 50%,
क्योंकि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा क्रोमोसोम्स के बीच। तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स अपने अमाउंट को पहले डबल करते हैं। जब डबल करते हैं तो इनके बीच क्या होता है, ये सिंगलेट फॉर्म में बदल जाएगा डबलेट फॉर्म में। ये डबलेट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक M है और दूसरा क्या है हमारा W है। दूसरा यहाँ पे M और W, फिर थर्ड M प्लस और W प्लस, M प्लस और W प्लस। अब जब क्रोमोसोम एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हो नहीं रहा है। तो इनसे और इनसे तो जो गैमेट बनने वाले हैं वो पैरेंटल जैसे ही होंगे, मतलब कि 50% तो फिक्स है। अब 50% के बाद जो हमारी डिस्टिंक्ट होगी, जो दूरी होगी जीन की, वो दूरी डिपेंड करेगी कितने रिकम्बिनेंट हमारे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिकम्बिनेंट बनेगा वो हमेशा 50% से कम होगा, या 50% भी हो सकता है। 50% तब हो सकता है जबकि जितने भी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, सभी क्रॉसिंग ओवर में जो गैमेट हैं, जो जीन है, आपस में एक्सचेंज कर जाए, मतलब उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जो इसके पास था उसके पास चला जाए, जो इसके पास था वो इसके पास आ जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर जीन डिस्टिंक्टली लोकेटेड है तो वहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप ज़्यादा बनेगा, लेकिन ऑलवेज लेस देन 50%। अब देख लेते हैं कि इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे। व्हेन अ हेट्रोजाइगस ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन टू लोकाई क्रॉस विथ ईच अदर, they represent the very less if their gametes are very nearly located with each other, then there are no recombinant type are synthesized. But if their gene are distinctly located with each other, so they represent the number of recombinant type of offspring, and it is always less than 50%। जैसा हम लोग यहाँ देख रहे थे, always less than 50%, and it is depend on the distance between the two gene। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म टू लोकाई कंटेनिंग जीन इंडिविजुअल आपस में क्रॉस करते हैं, तो अगर उनके जो जीन है, जो एलील हैं, अगर एकदम पास पास में है, नज़दीक पे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को रिकम्बिनेंट टाइप 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों जीन आपस में एकदम लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस केस में कोई भी हम लोग को रिकम्बिनेंट टाइप नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो जो लोकास है, जो एलील की लोकेशन है, वो एक दूसरे से दूर है, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग को रिकम्बिनेंट टाइप मिलेंगे। और रिकम्बिनेंट टाइप क्या होंगे, हमेशा 50% से कम होंगे। और जो रिकम्बिनेंट टाइप बन रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि वो जो जीन है वो कितने दूरी पे प्रेजेंट है। अगर वो जीन कम दूरी पे हैं, मतलब पास पास में ही हैं, थोड़े दूर पे प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे रिकम्बिनेंट टाइप कम बनेगा। कम क्यों बन रहा होगा, क्योंकि ये जो दोनों जीन है हमारे पास पास में है, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो दोनों जीन आपस में एक्सचेंज करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो शो किया गया है कैपिटल वाई और डब्लू और वाई प्लस डब्लू प्लस, तो वाई डब्लू यहाँ आ जाएगा, वाई प्लस डब्लू प्लस यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब पूरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सचेंज हो गया, तो जैसा पेरेंट है वैसा बच्चा बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वाई वाला डब्लू प्लस वाले के साथ और वाई प्लस वाला डब्लू वाले के साथ क्रॉस कर लेगा, तो हम लोग को नई कॉम्बिनेशन मिल जाएगी। और अगर वो जीन ज़्यादा दूर पे है तो रिकम्बिनेंट टाइप ज़्यादा बनेंगे। नाउ आई डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप O, इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप A and mother blood group B, work out genotype of the parent and possible genotype of offspring, other offspring। अब ये बोल रहा है कि एक बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है, और उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और मदर ब्लड ग्रुप B है। तो हम लोग को ये बताना है कि फादर मदर का जीनोटाइप क्या है और अदर जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे, वो सब के सब
ओ ब्लड ग्रुप वाले ही होंगे या कोई और भी दूसरा ग्रुप इसमें आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग जैसा क्वेश्चन दिया उसको उस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन दैट चाइल्ड हैव ओ ब्लड ग्रुप। अब ओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक ही तरह की जीन होगी, IO एंड IO टाइप ऑफ जीन, क्योंकि ओ क्या होता है, एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, और रिसेसिव डिसऑर्डर तभी अपीयरेंस अपने शो करेगा जबकि दोनों ही क्या हो, आइडेंटिकल पेयर हो। इसलिए यहाँ पे हम लोग IO और IO टाइप ऑफ जीन को लेके चलेंगे। सेकंड केस में बोल रहा है कि फादर हैव ए ब्लड ग्रुप। इसका मतलब फादर के पास ब्लड ग्रुप ए है, तो ए के बेस पर हमारे पास दो चांसेस बन सकती हैं। एक हमारा बन सकता है IA, इसमें ब्लड ग्रुप ए दिखेगा। दूसरा बन सकता है IA एंड IO, इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, पसंद का ए होगा, क्योंकि जो IA जीन होता है, जो जी वाला जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, जबकि जो IO होता है वो रिसेसिव होता है। इस केस में क्या होगा कि हमारे पास दो तरह के जीनोटाइप हम लोग को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बच्चा क्या है, ब्लड ग्रुप ओ वाला है, और ब्लड ग्रुप ओ तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि जो पेरेंट उनके पास ओ ब्लड ग्रुप रहा हो, यानी कि हम लोग इसको सेलेक्ट करके चलेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। सेकंड केस, मदर है ब्लड ग्रुप बी। अब बी के बेस पे दो तरह की चांसेस हो सकती है, IB या IB-IO। तो IB हम लोग लेके चलेंगे तो हम लोग को ओ ब्लड ग्रुप वाला चाइल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ कैरेक्टर फादर से आते हैं, हाफ कैरेक्टर मदर से आते हैं। तो हमने फादर के लिए क्या किया, IA और IO सेलेक्ट कर लिया, तो IO तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फादर से, लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए था, मदर से भी चाहिए था ओ वाला, तो मदर से ओ वाला चाहिए, तो IB वाले जीन को हम लोग क्रॉस कर देंगे और इस जीन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसने बोला कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो जो जीनोटाइप पेरेंट्स का था उन्होंने इसको सॉल्व कर लिया। फादर हैज ब्लड ग्रुप IA-IO एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप IB एंड IO। अब क्या बोल रहा है कि अदर जो चाइल्ड आएंगे उन वो सबके सब क्या ब्लड ग्रुप ओ वाले ही होंगे या और भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके लिए क्या किया, एक पुनेट स्क्वायर बना लिया अपना। अब पुनेट स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक तरफ फादर रख देंगे, एक तरफ मदर रख देंगे। अब फादर मदर हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि फादर यहाँ रखा, मदर यहाँ रखा, या मदर यहाँ रख सकते हैं, फादर यहाँ रख सकते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं आने वाला है। अब क्या करेंगे, हम लोग फादर के जीन को रख दिया IA एंड IO, मदर है यहाँ पे तो मदर के जीन को रख दिया IB एंड IO। अब इनके बीच हम लोग क्रॉस करा देंगे, गैमेट के बीच, इनके गैमेट हैं, तब गैमेट के बीच के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे IA और IB आ गया, यहाँ पे IB और IO आ गया, यहाँ पे IA और IO आ गया, यहाँ पे IO आ गया। अब इस तरह से हम लोग देखें कि कितने तरह के हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है चाइल्ड की। तो एक जो बच्चा होगा उसके पास ब्लड ग्रुप O, जैसा क्वेश्चन में बोला था वो तुमने निकाल लिया। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है IB और IO, इस बेस पे जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ब्लड ग्रुप B वाला होगा। थर्ड यहाँ पे दिख रहा है IA और IO, तो IA जीन जो होता है हमारा डोमिनेंट होता है IO पे, तो इस केस में जो चाइल्ड आएगा वो हम लोग बोलेंगे ब्लड ग्रुप A वाला, ना कि ब्लड ग्रुप O वाला। यहाँ पे A और O दोनों है, लेकिन O क्या है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, तो A वाला क्या करेगा, अपने आप को शो कर देगा। थर्ड केस में यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को IA और IB, इस केस में जो बच्चा होगा वो चाइल्ड होगा वो ब्लड ग्रुप AB वाला होगा। It means that there are all 4 types of possibilities are possible. अब इसको कैसे लिखेंगे आंसर, इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, the genotype of father is IA-IO, genotype of mother is IB-IO. Next, the possible genotype of other child may be IA-IB, IB-IO, IA-IO. It means that they are produce total all 4 types of blood group containing child. They may be A, B, AB or O blood group. Now I move to the next question. ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ राइट कर दिया है, इसके अलावा इसके ऊपर भी इसकी 5-6 लाइनें लिखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जाम में आता है तो इसमें होता ये है कि पूरा ये हाफ पेज
या कभी कभी पूरा 1 पेज कवर कर लेता है। तो क्वेश्चन की साइज देख के बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और वो छोड़ कर चले जाते हैं जी। तो इसके ऊपर कुछ लाइन लिखेंगे, उसको मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन ऑफ रिलेटिव ट्रांसलेटेड पोर्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ hemoglobin related to the shape of human RBC रेड ब्लड सेल। ये सब फालतू बकवास लिखा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ देखना क्या है, जो इसका नीचे चार्ट दे रखा है, ये चार्ट हम लोग को मेन देखना है कि चार्ट में ये क्वेश्चन क्या दे रहा है। अब इस चार्ट में क्या दिखाया गया है, एक जीन दिखाया गया है, वहाँ पे एमआरएनए दिखाया गया है, उसके अमीनो एसिड दिखाए गए हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, इफ दिस रिप्रेजेंट अ नॉर्मल ह्यूमन और डिजीज कंडीशन, गिव द रीजन। ये खाली बोल रहा है कि ऊपर जो हम लोगों ने ये ग्राफ बना रखा है, ये ग्राफ एक नॉर्मल पर्सन का है या डिजीज पर्सन का है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डिफरेंस वुड बी नोटेड इन द फिनोटाइप ऑफ नॉर्मल एंड डिजीज पर्सन। किसी नॉर्मल और डिजीज पर्सन के फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है। थर्ड पूछ रहा है, हु आर लाइबल टू सफर more than the defect related to gene represent the male and female for this type of disorder। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग आंसर देखते हैं क्या होगा। पहला बोल रहा है कि इज दिस रिप्रेजेंटेशन आर मेल नॉर्मल ह्यूमन और डिजीज ह्यूमन। जो रिप्रेजेंटेशन ऊपर दी गई है वो नॉर्मल ह्यूमन की है या डिजीज ह्यूमन की है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं GUGCAC, जीन के बाद क्या आया हमारा, mRNA आया GUG। यहाँ पे क्या आ रहा है, वैलिन आ रहा है। वैलिन केस हम लोगों ने डिस्कस किया था सिकिल सेल एनीमिया में। सिकिल सेल एनीमिया क्या होता है कि सिकिल सेल एनीमिया के केस में जो उसके बीटा ग्लोबुलिन होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन, हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा ग्लोबुलिन होता है, तो बीटा ग्लोबुलिन के पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड ना के वैलिन कोड हो जाती है। अब उस वैलिन कोड हो जाने से क्या होता है, पर्सन के अंदर सिकिल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो हम लोग को सिंपल बस ये यहाँ पे पोजीशन नंबर 6 चेक करनी है कि यहाँ पे GLU लिखा है, मतलब ग्लूटामिक एसिड लिखा हुआ है या वैलिन लिखा हुआ है। अगर वैलिन लिखा है इट मीन्स दैट दिस इज अ डिजीज पर्सन। अगर यहाँ पे GLU लिखा है इट मीन्स दैट इट इज अ नॉर्मल पर्सन। अब GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड के अगर GLU लिखा गया है इट मीन्स दैट अगर ग्लूटामिक एसिड के यहाँ कुछ और लिख दिया जाएगा तो वो पर्सन क्या होगा, डिजीज ही होगा। तो पहला आंसर हम लोग को मिल गया, इट इज अ डिजीज कंडीशन। अब बोल रहा है इसका रीजन दीजिए। रीजन क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज अ डिजीज कंडीशन मेल बिकॉज ऑन पोजीशन नंबर 6 इन अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ वैलिन in place of glutamic acid. This type of condition reported in case of HbS peptide chain containing glutamic acid. Due to this, it is a sickle cell anemia disease containing person. ये पहला आंसर हो गया हमारा। दूसरा आंसर देखते हैं क्या आएगा दूसरे का, what defect would be noted in the phenotype of normal and disease person। अब हम लोग नहीं पता लगा ले कि डिजीज पर्सन है। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ डिजीज या व्हाट टाइप ऑफ डिजीज मे बी ऑकर्स ऑन फिनोटाइपिकली, मतलब कि उसके अंदर कौन से डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होंगे। तो सिकिल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो सिकिल सेल एनीमिया से अफेक्टेड पर्सन होता है उसकी जो रेड ब्लड सेल होती है वो बाई कॉन्केव से चेंज होकर बदल जाती है, किसमें, सिकल शेप बदल जाती है। तो सिंपल इसका आंसर हो गया, इन द फिनोटाइप ऑफ डिजीज पर्सन द RBC रेड ब्लड सेल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ सिकल शेप स्ट्रक्चर एंड बिकम इलोंगेटेड। थर्ड, हु आर लाइबल फॉर सफर द मोर डिफेक्ट related to the gene represent the male and female of their child।
ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो नेक्स्ट चाइल्ड आने वाला है उसमें मेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिजीज ट्रांसफ़र करने के लिए या फीमेल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डिजीज ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जैसा हम लोगों ने देखा था हीमोफीलिया वाले केस में, तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि XX और XY, तो फीमेल यहाँ पे क्या थी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि हीमोफीलिया क्या था, हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर था। अब फीमेल के पास क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे अगर इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज आ गया तो फीमेल क्या है, ज़्यादा हार्मफुल है डिजीज को ट्रांसफर करने के लिए। तो जब भी हम लोग को सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पूछेगा या एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पूछेगा तो वहाँ पे फीमेल क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है मोर देन मेल फॉर द डिजीज ट्रांसफर इन देयर चाइल्ड। लेकिन ये क्या है, हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो होता है उसमें या फीमेल हो या मेल हो, दोनों केस में क्या होता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होती है। अगर HbA देख होगा तो पर्सन नॉर्मल होगा, अगर HbA और HbS होगा पर्सन कैरियर होगा, और अगर HbS और HbS होगा तो पर्सन कैसा होगा, डिजीज होगा। लेकिन यहाँ भी कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड नहीं है, ना तो मेल से ना तो फीमेल से। इट मीन्स दैट in this condition both male and female are equally responsible for cause the disease or transfer into the next generation। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल थे कितने सिंपल थे, हम लोग इसको कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब क्वेश्चन आपको देख के एकदम डर नहीं लगेगा, एकदम इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे।